Namaste and hello everyone. Salam to everyone. आप मैं मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। जैसा आपको पता है तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है भारत की एंशिएंट यूनिवर्सिटी है। इसकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल सिविलाइजेशन में, इंडियन सिविलाइजेशन में। और तक्षशिला पाकिस्तान में है आज की डेट में, इस्लामाबाद के कहीं पे। और आज पाकिस्तान में अभी भी वो यूनिवर्सिटी रनिंग है। तो मैंने सोचा कि तक्षशिला विधि टॉक्स का तक्षशिला नाम यूज करने के नाते मैं पाकिस्तान की ऐसी दो यंग जर्नलिस्ट को बुलाते हैं जो न सिर्फ टैलेंटेड हैं बल्कि दे आर ब्राइट स्कॉलर्स। और दे हैव इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू बिल्ड द ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो थोड़ी हमारी सोच पीपल टू पीपल कनेक्शन जो कनेक्ट है उसको वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं अपने साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा शैला जी को, जो कि एक बहुत फेमस यूट्यूब चैनल चलाती हैं, शैला रिएक्शन के नाम से शायद। और नायला पाकिस्तान। नैला पाकिस्तान रिएक्शन, सॉरी। और ये मेरे साथ रिबाहा जी हैं, ये भी आप इनको जानते हैं, इनका भी बहुत फेमस यूट्यूब है, काफ़ी अच्छे टॉक शोज़ और जो है इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक पे काम करती हैं। तो आज हम यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि हमारे दोनों देशों के बीच में जो दुश्मनियाँ हैं और जो जो गलतफ़हमियाँ हैं उनको दूर किया जाए। यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी एक देश को दूसरे देश के ऊपर बड़ा या छोटा दिखाने की कोशिश नहीं होगी। मेरी थ्योरी ये है, वो मेरी थ्योरी है, ये इनकी थ्योरी नहीं हो सकती है। मेरा ये मानना है कि ये दोनों हिंदुस्तान की ही बेटियाँ हैं और ये लोग बिल्कुल कहेंगे कि हम पाकिस्तान की बेटियाँ हैं और बिल्कुल हैं भी ये। तो हम इसी पे बात करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे हम शाला जी से। शाला जी, आप चूँकि एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चलाती हैं, आपके चैनल पे आपने मुझे मौका भी दिया जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो आप ये बताइए कि कैसे आपके दिमाग में आया कि ये काम किया जाए और कैसे आप इतना ब्रेव काम कर लेती हैं? मतलब क्या आपका एनकरेजिंग फैक्टर है? व्हाट व्हाट एनकरेजेस यू? सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा कि आपके जो शो पे हम लोग आए और हम अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। सवाल आपका बहुत अच्छा है कि क्यों सोचा और यही कंटेंट क्यों चूज़ किया। यूट्यूब पे तो बहुत से कंटेंट हो सकते थे। बेसिकली मेरा यूट्यूब पे आना कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस अचानक से, मतलब नायला किया करती थी और वो रिएक्शन वीडियोज़ बनाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं फ्री थी और उस वो वीडियो बना रही थी, पता नहीं मेरे दिल में क्या, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ बनाऊँ। मैंने बड़ी प्यार से उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ये कहाँ मुझे बैठने देगी अपने चैनल के ऊपर। तो कहती है तुम बना लोगी? मैंने कहा हाँ बना लूंगी। तो मुझे समझाने लगी कि इस तरह। मैंने कहा नहीं तुम मुझे कुछ ना समझाओ, मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम मुझे वीडियो दिखाओ, फिर जो मेरा मन आएगा मैं बोल दूंगी। तो वो फर्स्ट वीडियो जो मैंने देखी कि एक इंडियन डॉक्टर ने एक पाकिस्तानी लड़के की मदद की थी अपने पैसों पे उसको बुला के, और यहाँ पे पाकिस्तान में उसका इलाज दी। तो उसके पेरेंट बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो वो इंडियन डॉक्टर की जो मैंने पहली वीडियो देखी और फिर जो मैंने रिएक्शन दिया, जो मेरे मन में आया वो मैंने कहा। और मेरी सिस्टर की जो ऑडियंस थी उस वक्त, उसके 4 या 5,000 फॉलोअर्स थे यूट्यूब पे, उन सबको बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने 1 वीक का गैप ले लिया, मैं नहीं आई। तो उसके बाद फिर उसको कमेंट्स में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आना शुरू की कि जो आपके साथ बैठी थी ना, आप उनके साथ रिएक्शन दिया करें। तो फिर उसने बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट की और उसके बाद आज तक हमारी जोड़ी जो है ना, एक बड़ी कामयाब जोड़ी है यूट्यूब पे, और फिर इस तरह से जो है मेरे करियर की शुरुआत होती है यूट्यूब पे। आपने भारत पाकिस्तान के कंटेंट पे इतने बोल्ड कंटेंट आप देती है। हम लोग जो भारत के लोग हैं हमें तो आपके ऊपर बड़ी वो होती है कि आप इतनी बहादुर हैं। तो कोई आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है या लगता है कि भारत में गलत परसेप्शन है आपकी सोसाइटी को लेके? ये आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप कुछ अच्छे ख़ास नहीं रहते हैं, और जो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर, मैं नहीं बल्कि कोई भी अगर काम करता है तो थ्रेट्स तो होते ही हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसे भी पॉइंट्स हम उठाते हैं जिसमें हमें ना चाहते हुए भी अपने मुल्क के बारे में बोलना पड़ता है कि यहाँ पे हमारी
गलती है। लेकिन अगर आप कैमरे की आँख पे ना ज़्यादा टाइम आप जो है ना लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं। आप फ़ेक चीज़ें एक दिन आपको लोग सुन लेंगे, दूसरे दिन सुन लेंगे, तीसरे दिन वो कहेंगे ये क्या फ़ेक रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज है यूट्यूब पे। मैं अगर किसी को मिसगाइड कर रही हूँ, दूसरा चैनल प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा होगा। तो इस चीज़ों में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर चाहे वो चीज़ हमारे खुद के खिलाफ क्यों ना चली जाए, हमें फिर वो लोगों के सामने वो चीज़ रखनी पड़ती है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ है, लेकिन फासले इतने बड़े हैं, ना हम वहाँ जा सकते हैं ना वो यहाँ आ सकते हैं। और कुछ कहानियां हमारे बड़ों ने सुनाई हैं, सिमिलरली कुछ कहानियां उनके मन में भी होगी या जो उन्होंने देखा होगा। सो उस एतबार से वो शायद सोचते होंगे कि सारे पाकिस्तानी एक जैसे हैं, ये सब एक इंडिया के अगेंस्ट ही काम करते हैं। उसमें से जब कुछ यूट्यूबर्स उठते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, दोनों कंट्रीज को एक लिंक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत से लोग अब पाकिस्तान को समझने लगे हैं। और हम भी इंडिया की वीडियो देखते कि हमें भी पता चल गया कि वो कोई हमारी दुश्मन कंट्री नहीं है। उन्होंने हमेशा हमारे लिए दोस्ती दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और ये सिर्फ गलतियां हमारी नहीं है समटाइम कि हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सके। थैंक यू शाला जी। मुझे पूरा यकीन है कि आपके इस ओपनिंग स्टेटमेंट से बहुत से लोगों की बहुत सी गलतफहमियां दूर होंगी। अब हम आते हैं हमारी आप सबकी बड़ी फेमस, बड़ी दिलेर और जिसे कह लीजिए कि मोस्ट सॉट सॉट आफ्टर यूट्यूबर हैं, बडिंग जर्नलिस्ट हैं, रिबा हाजी। रिबा हाजी, आपका वेलकम है, इस्तकबाल है आपके, आप हमारे शो पर। सलाम वालेकुम कहना चाहूंगा आपको। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर दी, वैसे इतना सब कुछ था नहीं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये बोलना चाहूंगा कि आपने जो है जो कंटेंट चलाती हैं आप, उसके बहुत फॉलोअर्स हैं, और आपके कंटेंट से आप कई बार बड़े बर्निंग इश्यूज को उठा के लाती हैं। हालांकि हम समझ सकते हैं कि आपके साथ एक सोसाइटल आपको वो रहता होगा प्रेशर कि भाई क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इस कंस्ट्रेंट में, इस रिस्ट्रिक्टेड फ्रेमवर्क में जिसमें आप काम करती हैं, भारत पाकिस्तान के रिलेशनशिप को? आपका क्या विजन है, क्या देखती हैं आप भारत पाकिस्तान के बारे में, यूथ के बारे में? सर, अगर मेरा विज़न की आप बात करें, तो मैंने जब काम शुरू किया तो मेरे दिल में, जब मैंने चैनल बनाया, और तो मेरे दिल में था कि मैं कोई पॉज़िटिव काम किया जाए, कोई पॉज़िटिविटी स्प्रेड की जाए, और इंटरनेशनल अफ़ेयर्स पे मैं काम करना चाहती थी। और क्योंकि लाइक नेशनल इश्यूज़ तो हर कोई उठाता है, तो मेरा मोटिव ये था कि मैं इंटरनेशनल इश्यूज़ को उठाऊँ और पॉज़िटिविटी स्प्रेड करूँ दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। तो मेरे माइंड में आइडिया आया, तब मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी करी थी, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज़्म मैंने पढ़ा। तो मैंने सोचा था कि आगे करना तो मीडिया की फ़ील्ड में ही परस्यू है, तो जॉब्स वगैरह मैंने देखी, लेकिन मुझे उस तरह सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, जो मुझे अपने काम में होती है। लाइक अपना चैनल बनाकर, मतलब आप, एक होता है ना कि आप किसी के पास मुलाज़मत कर रहे हो, उसकी सैटिस्फैक्शन आपको अलग, मतलब डिपेंड करता है ना। तो अपने चैनल का मतलब एक सुकून होता है, आपका अपना काम है, और आप मतलब आप अपने अंदाज़ में कर रहे हैं, और आपकी जो थॉट्स है, यानी कि जो आपने काम करने का सोचा है, वो एक पॉज़िटिव है, तो आपको किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और जो एक जर्नलिज़्म का जो सही मज़ा है, आप मतलब उससे जो है एन्जॉय करते हैं। तो मुझे अपने चैनल से ज़्यादा मज़ा आया, तो मैंने, एक तो स्टार्ट करने का मकसद ही यही था कि मैं अपना काम करूँ, और दूसरा मकसद जो इंडिया-पाकिस्तान का कंटेंट है, तो उसमें मेरा मकसद यही था कि मैं पॉज़िटिविटी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान स्प्रेड कर सकूँ। बहुत क्रिटिसाइज़ भी हुआ, और यंग यूथ, पहले तो मैं आम आवाम की राय लिया करती थी, जिसमें काफ़ी थॉट्स और काफ़ी एनालिसिस सामने आते थे इंडिया को लेकर, पाकिस्तानियों की क्या परसेप्शन है, कोई करंट इश्यू है, पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोचते हैं। और मैंने काफ़ी लोगों के ओपिनियन लेना शुरू किए, और फिर काफ़ी क्रिटिसिज़्म का भी सामना करना पड़ा, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है, क्रिटिसिज़्म के बाद जो है वो अप्स एंड डाउन्स, लेकिन ये है कि चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आप होती रहती है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने चैनल के थ्रू बहुत सारा नहीं, थोड़ा-सा पार्ट अदा किया है पॉज़िटिविटी के लिए, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को बेहतर करने के लिए, थोड़ा-सा। और वो इंसान कोशिश ही कर सकता है, और जो कि आपके सामने है।
आपने कोशिश से कुछ ज़्यादा ही किया है, इसके लिए आपकी भूरी-भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपने बताया कि आपने शुरुआत पब्लिक रिएक्शन से की थी, तो जब आप पब्लिक के बीच में जाती थी, तो आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज ऑफ आपका जो अनुमान है कि पाकिस्तान की जनता है वो भारत को एकदम ही पसंद नहीं करती, उनको वो अपना मतलब हरफ़ी मुखालिफ या दुश्मन समझती है। अब मेरी उर्दू अगर कुछ खराब हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। तो नो मतलब वो प्रॉब्लम। अपना उनको उनको अपना वो अगर शत्रु मानते हैं कि भई ये तो हमारे दुश्मन हैं, ये तो बेकार लोग हैं। ये कितने परसेंटेज पॉपुलेशन आपको लगता है जो मानते हैं कि ये तो शत्रु हैं, और कितने परसेंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हम लोग एक लोग हैं और हमें आपस में एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए और अपने ताल्लुकात सुधारने चाहिए? सर मैंने जब स्टार्ट किया 2 साल हो गए हैं, 2 से ज़्यादा साल हो गए हैं कि मैं यूट्यूब पे हूँ और स्टार्टिंग में मैंने पब्लिक रिव्यूज़ लेना शुरू किए, आम आवाम की राय जो है अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ईमानदारी से आप मतलब लोगों तक पहुँचाई कि आम आवाम की यहाँ पर क्या राय है, क्या सोचते हैं वो इंडिया के बारे में। तो मेरा जो मतलब ओवरऑल एक एनालिसिस था लोगों को लेकर, उसमें 80% लोग जो हैं वो हेटर्स थे। उनको जो दिखाया जाता था क्योंकि यहाँ पर जो है वो मतलब पढ़ाई-लिखाई इतनी ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जाता, दैट्स व्हाई जो है लोगों को जो एक पिक्चर दिखाई जाती है उस तरह वो अपना माइंड का जो है वो सेटअप बयान करते थे। और अगर मैंने मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारे लोग ऐसे थे, कुछ अच्छे लोग भी थे और कुछ फैक्ट्स पे बात करते थे, बहुत से लोग भी फैक्ट्स पे बात मतलब की उन्होंने। और मतलब कुछ ये था कि डेवलपमेंट के एरियाज़ मतलब मोस्टली ऐसा होता था कि लोगों को उस टॉपिक का पता ही नहीं होता था जो इंटरनेशनल अफेयर्स हम उठा के जाते थे। और बस 2-4 बातें थी, उन लोगों को ये पता था कि इंडिया हमारा दुश्मन है और इज़राइल हमारा दुश्मन है। हम लोग उनके साथ कभी भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, यहूदी लॉबी चल रही है। और मतलब इस तरह की चीज़ें जो थीं, वो थीं लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही थी। अगर मैं जो यंग यूथ का इंटरव्यू करती थी, उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू जो मतलब जिस तरह ये गली मोहल्लों में लोग कारोबार कर रहे हैं और पंजाबी में कहते हैं अंगूठा छाप। तो मतलब अगर अंगूठा छाप से किया जाए तो वो यही समझेंगे कि हमारे दुश्मन हैं, ये हैं, वो हैं। अगर कोई पढ़े-लिखे का मतलब एनालिसिस किया जाए या पाकिस्तानी यंग यूथ का एनालिसिस किया जाए, तो फिर भी वो फैक्ट पे बात करने के लिए ना मतलब होता है कि वो फैक्ट्स पे बात करते हैं कि लाइक कंपैरिज़न तो ख़ैर नहीं बनता। और वो ये कहते थे मतलब मैं कंपैरिज़न वीडियोज़ बनाती थी इंडिया पाकिस्तान की, जैसे रेलवे सिस्टम हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। तो वो यही कहते थे कि हमें भी चाहिए कि हम भी डेवलपमेंट की तरफ जाएँ और होना भी यही चाहिए कि हम किसी चीज़ से अगर सीखें या किसी भी मतलब शख्स से या किसी भी कंट्री से अगर सीखते हैं, तो हमें चाहिए या वो कंट्री जो ग्रो कर रही है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी ग्रो। तो इस तरह का एनालिसिस था, मिलता-जुलता। कुछ जो लोगों मैं की समझ पाया पॉजिटिव कि कुछ लोगों की पॉजिटिव थी, कुछ लोगों की नेगेटिव थी। जो मैं समझ पाया कि आपने अच्छा उत्तर दिया, जो आपने अच्छा जवाब दिया कि 80% लोग अभी भी इसमें हैं कि इंडिया हमारा एक दुश्मन है। 20% लोग हैं जो कि इस बात में इसको फैक्चुअली एनालाइज़ करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन मेरिट्स रादर देन बेस्ड ऑन रिटॉरिक्स, अगर मेरी बात समझ में आई। शाला बिल्कुल। जी, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आप एक यंग यूथ हैं, एक एंटरप्रेन्योर यूथ हैं, इतना बड़ा काम कर रही हैं आप। आपको क्या लगता है कि ये जो टू नेशन थ्योरी है, जिससे कि ये सारी की सारी डिवीज़न है, मैं हुँ, ये नहीं कहता कि डिवीज़न हट जानी चाहिए, मानसिक डिवीज़न हटनी चाहिए, जो बाकी रियलिटी है उसको तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हुँ। ताकि हम एक-दूसरे को उतना दुश्मन ना समझें। तो आपको क्या लगता है इस कि क्या लोग अब इसके लिए तैयार हैं, इस बात को अपनाने के लिए कि बेसिकली लोग तो हम एक हैं और अब एक रियलिटी हो गई है, तो हम उस हिसाब से जी सकते हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड है, इस तरीके की ज़िंदगी जी सकते हैं हम। आपका क्या राय है इस विषय में? क्या कहेंगी आप? बिल्कुल आपने मैं समझ गई आपका सवाल। इसमें ये है आपकी बात ठीक है कि टू नेशन थ्योरी आई और 2 देश बन गया। अब तो बन गया, कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि हम पीछे चले जाएँगे और उसको घुमा के फिर वैसा ही कर देंगे। अब जो है उसके साथ ही चलना पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छे अंदाज़ में चलेंगे तो अपना कहते हैं ना, कर भला हो भला।
मतलब अगर आप किसी का भला करते हो तो इसका ये मतलब नहीं आप उस पे एहसान कर रहे हो, आप खुद का भला कर रहे हो। और जहाँ पे आपने रिलेशनशिप की बात की, इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों कंट्रीज को पूरी दुनिया आज तक समझ नहीं पाई। सबका सवाल ये है कि इतनी पुरानी हिस्ट्री है, एक साथ रही है, पता नहीं ऐसा क्या है कि दोनों कंट्रीज के बीच सुलह सफाई हो नहीं रही। तो इसकी भी हर चीज के ना फैक्ट्स होते हैं। आप देखें, हमें ये बताया जाता है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है और ये हमारा अच्छा नहीं चाहता। आप ये बताएं ऐसी कंट्रीज जिन्होंने आपके साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये मैं नहीं कह रही है, हमारे बहुत से मीडियाज में हमारे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं कि इंडिया ने हमेशा जो है दोस्ती का हाथ फैलाया, और वो हम हमारे साथ दोस्ती करके जैसे ही पलटते हैं हम पीछे से उन पे वार कर देते हैं। तो जब आप ये ऐसी चीजें करोगे तो फिर देखिए, बांग्लादेश जो बना वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था। मशरकी पाकिस्तान सबको पता है, आजादी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल उसने की थी, सबसे ज्यादा तहरीकें मशरकी पाकिस्तान से आती थी कि हमें अलग देश चाहिए। जो मगरबी पाकिस्तान है इसने आजादी में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है जो हमारी वाली साइड थी। अब जिसने किया था वो अलग हो गया, आज भारत उसको एड भी दे रहा है। शेख हसीना आती है, उसका रेड कारपेट पे भारत में वेलकम भी होता है। उन्होंने बांग्लादेश को तो हेट नहीं किया कि ये वही मुसलमान है जो चाहते ही नहीं थे हिंदुओं के साथ रहना। तो भारत की हेट बांग्लादेश के लिए तो बिल्कुल भी, उनको मेडिकल वीजाज भी देती है, कितना उनको डिस्काउंट है भारत में आने के लिए, हर चीज दे रही है। आखिर ये मगरबी जो पाकिस्तान है इससे ही भारत को क्यों प्रॉब्लम है? अगर आपको उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी तो फिर आपको सही तरीके से करनी पड़ेगी, आप फिर उन पे वार नहीं कर सकते। जैसे अतुल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे यहाँ पे दोस्ती का पैगाम, और कितना बड़ा दिल करके आए थे, कौन जाते हैं आप बताएं? ऐसे देश जिससे आप 3 जंगें उस टाइम हो चुकी थी और वो आते हैं और इतना, और एक ट्रेन का आगाज करके समझौता करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब वो इतनी खूबसूरत शुरुआत करके जाते हैं तो आप जो है कारगिल कर देते हो। कौन आएगा फिर ऐसे देश में, आप बताएं? और जब आप किसी को बार-बार प्रोफेसर साहब, आप किसी को जिद करते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं, वो कभी आपको दोस्त नहीं बनाएगा। बेशक मैं कितनी ही अच्छी हो जाऊँ, लेकिन मैं उस पाकिस्तान में रहती हूँ। तो मुझे कभी भी इंडिया की तरफ से जो बातें आती हैं, जो हेट आता है, मैं कहती हूँ बिल्कुल जायज़ है। एंड एक और चीज़ भी है, जितना मैं अपनी इंडियन ऑडियंस को, अपने दोस्तों को समझ पाई हूँ, इसमें ये है कि उनके धर्म में है एक चीज़ है, कर्मा और संस्कार बहुत बहुत मायने रखते हैं। उनके लिए इससे, इन 2 चीज़ों से बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप उनके संस्कारों की बात करें, आप माफ़ी माँग लें, दिल से माँग लें, वो आपके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप अपने एटीट्यूड में रहोगे और गलती पे गलती करते जाओगे तो वो कभी आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगी। अभी जैसे हम यहाँ पे मैरी बाहर शो कर रहे हैं कि हम दोस्ती बढ़ाएँ, उधर से कश्मीर में हमला हो जाता है, पुलवामा अटैक हो जाता है, ये क्या है? क्या दोगलापन है भई? अगर इस दोस्ती करनी है तो फिर सीधे तरीके से करो, अगर दुश्मनी करनी है तो फिर आमने-सामने सफ़ों में तैयार हो जाओ। और वो हमारे जितने भी इंडियंस दोस्त हैं वो इसी पे बिलीव करते हैं कि पीछे-पीछे कुछ नहीं होता, करना है तो फिर सामने आके करो। एक दफ़ा ही कहानी खत्म हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना है, अगर हमें इंडिया के साथ शुरुआत करनी है तो हमें अपने माज़ी में की हुई गलतियों की माफ़ी तो माँगनी है, लेकिन उस चीज़ को सुधारना भी पड़ेगा। और ये मैं बिल्कुल नहीं इस चीज़ को मानती कि इंडिया पाकिस्तान को हेट करता है। अगर ऐसा होता तो मोदी जी की गवर्नमेंट में जितना काम उन्होंने मुस्लिम देशों के साथ किया है ना, आज से पहले भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामिक देश के साथ इतना रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश ही नहीं की। कश्मीर का मुद्दा जब था, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी और सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए और इंडिया को उन्होंने किनारे लगाना शुरू कर दिया। इतना किनारे लगाना शुरू कर दिया था कि यहाँ पे स्पेशली मीटिंग्स होती थी कि कश्मीर को इंडिया के चुंगल से कैसे छुड़ाना है। 2014 के बाद जब मोदी जी सऊदी अरब गए, दूसरे देशों में गए, मिस्र में गए, दौरे किए, उन्होंने कहा नहीं यार, इनको तो मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुस्लिम देश भारत में आते हैं तो हमसे ही भारत को क्यों मसला है, जबकि हम हैं भी इतने से उनके एक स्टेट के मुताबिक है। हम अपनी नफरत उन पे डाल रहे हैं कि वो नफरत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर होता तो इंडिया किसी भी मुस्लिम देश से बात ना करता, फिर हम कहते हैं हाँ यार वो हिंदू है ना, वो मुसलमान को कहाँ पूछेंगे। तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां से हेट नहीं है, हम अपनी ही नफरत की आग में खुद ही जल रहे हैं। और उन्हें क्या परवाह, 100 साल का उन्होंने हमें गैप दे दिया है रेस में, आते जाओ पीछे, हम कितना को भाग लेंगे, आप मुझे बताएं। शाला जी, आपने जो आंसर दिया लग नहीं रहा था कि कोई एक 24-25 साल की यंग यूथ बोल रहा है, लग रहा था कि कोई बहुत मेच्योर प्रोफेसर बात कर रहा है। और यही जो आपने कहा, यही एक आम भारतीय की फीलिंग है। मैं एक आम भारतीय हूँ। हम पाकिस्तान से नफरत नहीं करते। बात ये आती है कि हम अपनी मिट्टी से प्यार करने वाले लोग हैं। हमारे लिए एक तो भारत में कभी रिलीजन नहीं रहा, क्योंकि रिलीजन की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन होती है कोड ऑफ कंडक्ट। जो गॉड आपको लॉज देता है, उस लॉज को आपको फॉलो करना। हमारे यहाँ धर्म रहा है। धर्मा इज नॉट कोड ऑफ कंडक्ट, धर्मा इज अ
इज अ क्वालिटी ऑफ अ थिंग। जैसे पानी का काम, पानी का धर्म है गीला करना, प्यास बुझाना। तो वो कोई भी हो, पानी सबका प्यास बुझाएगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, शूद्र, जो भी हो, पानी सबकी प्यास बुझाएगा। जैसे राजधर्म है, तो राजा मुस्लिम भी हो तो भी राजधर्म उसका वही रहेगा, प्रजा की भला करना। तो जो आपने कहा आज, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत फैन मेल आने वाले हैं, क्योंकि यही हम उम्मीद करते, यही हम चाहते भी हैं। और जो आपने कहा वो सुनने के बाद आपके कम से कम 15-20 हजार तो सब्सक्राइबर बढ़ ही जाएंगे, इतना तो मेरा उम्मीद है। It's an absolute music what you said. Thank you so much for being so straightforward and नॉन-चैलेंट अबाउट इट। सो रिबाहा जी, आपसे बात करते हैं तो आपको 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 क्या लगता है कि ये जो यूथ है आज का, और ये कितना मतलब ये इस बात पे विश्वास करता है कि हम 2 लोग बेसिकली साथ में रह ही नहीं सकते? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए पॉलिटिकली। पाक जैसा शायला जी ने कहा, पाकिस्तान एक रियलिटी है, उसको रहना चाहिए। बात ये है कि किस तरीके से हम रहेंगे, एक नेबर की तरह रहेंगे या एक ही घर के 2 हिस्से हैं, एक बड़े भाई का घर है, एक छोटे भाई का घर है, वैसे रहेंगे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, इंडिया, आपका कनाडा और अमेरिका है, ताइवान और चाइना भी कह लें, हालांकि उनके बीच में है हॉस्टिलिटी, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड। तो आपको 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 क्या लगता है कि क्या हम लोग एकदम ही इनकम्पैटिबल हैं, एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, एक दूसरे की खून के प्यासे हैं, अगर साथ में रहेंगे तो? क्या क्या कहेंगे आप? देखिए अभिषेक जी, डिपेंड करता है कि सिचुएशन पर, कि अगर हुक्मरान सिचुएशन को अच्छे तरीके से क्रिएट करेंगे तो हो सकता है कि जो 2 कंट्रीज़ के दरमियान, जिस तरह अमेरिका और कनाडा भी तो हैं, एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने, दोनों में ट्रेड्स बहाल हैं, दोनों में बॉर्डर का जिस तरह डिफरेंस है वो सबको पता है। और एक टाइम था कि वो मतलब लाइक दुश्मन बने हुए थे, और अब इंडिया पाकिस्तान है, तो हमें इन चीज़ों को जो है साइड पर रख कर और चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। और बेहतरी तभी आएगी रिलेशन में जब हम अपनी ट्रेड बहाल करेंगे। कुछ नहीं करें ना, सिर्फ ट्रेड बहाल कर लें और बिजनेस जो है दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है बहाल रहे। और कोई नहीं कह रहा आपको रिलेशन बेहतर करने को, आप सिर्फ इतना करें कि आप अपनी जो चीज़ें हैं उसको वो रिलेशन को बेहतर करें। दैट्स वाई आप जो है बेहतर जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे। और देखें, भारत बहुत ग्रो कर रहा है और भारत को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें भारत की ज़रूरत है। वो इस तरह कि हम उनसे ट्रेड बहाल करेंगे। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे कोविड पेंडेमिक आया, जिसमें इंडिया की सिचुएशन भी काफ़ी जो है वो स्वेर ख़राब रही, ठीक है। उसके बाद पूरी कंट्री में मतलब जिस तरह उन्होंने वैक्सीनेशंस बनाई और बड़ा अच्छा एक वैक्सीनेशन बनाकर ना सिर्फ अपने मुल्क में वैक्सीनेशन के अमल को आम किया, बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए जिस तरह काम किया है, बड़ी एक अच्छी मिसाल है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आज भी हम उनकी जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान की जानिब से एक ये भी न्यूज़ चल रही थी, काफ़ी रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि पाकिस्तान की जानिब से भी जो है ऑक्सीजन की हेल्प की गई है। लेकिन फिर खबरें कुछ इस तरह भी आई कि नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की चीज़ें आई। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया की जानिब से काफ़ी मेडिसिन्स पाकिस्तान को आई और पाकिस्तान जो है वो मतलब पाकिस्तान का सर्वाइवल कुछ अरसा के लिए जो है वो मेडिसिन के लिए वो मतलब अच्छा और मतलब और ज़्यादा हो गया। लेकिन चूँकि आपने पिछले दिनों रिपोर्ट्स देखी होंगी कि मेडिसिन्स की भी यहाँ पर जो है वो शॉर्टेज हो चुकी थी। इवन कि पैराडोल का जो पत्ता था, वो यहाँ पर जो है वो एक मामूली सा पत्ता, जो कि यहाँ पर शॉर्टेज हो गई थी और वो ब्लैक में मिल रहा था लिटरली। तो मतलब एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ये दी है सिर्फ़ मेडिसिन की, कि हमें अपने रिलेशंस को इस तरह बेहतर करना चाहिए जो हमें अपने मतलब मेडिसिन्स आएँ, और मेडिसिन्स आने के साथ-साथ हमें मतलब एक तो कॉस्ट जो है उसकी कम पड़ेगी, जो हम चाइना से डॉलर में पे करके कर रहे हैं, वही हम वहाँ से चीज़ को सस्ता ले लेंगे। गेहूँ ले लें, वहाँ पे मैंने रिसेंटली रिपोर्ट्स देखी कि ₹40 बड़ी अच्छी क्वालिटी का गेहूँ वहाँ से मिल रहा है, जहाँ पर अगर बात करें तो 200, 250, 300 का मिल रहा है। और तो डिफरेंस आपके सामने है। अगर हम अपने रिलेशन एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर रखते हैं, तो आज यही गेहूँ हम वहाँ से खरीद रहे होते, ना कि हम इतनी वो क्राइसिस का शिकार होते। यहाँ पे लोग जो है वो गेहूँ को हासिल करने के लिए मर रहे होते हैं। ये भी तो ये डिफरेंस है ना। बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, बिज़नेस करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब देखें, अगर हम इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली है क्या?
हमने ये कॉन्फ्लिक्ट बना दिया मज़हब के नाम पर, सिर्फ़ और सिर्फ़ बात ये है। और हालाँकि जो रिलेशन है, अब आप देख लें हमारी जो करंट गवर्नमेंट थी या शहबाज़ जो प्रीवियस गवर्नमेंट गुज़री, शहबाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी, उनके रिलेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छे थे और कुछ ऑडियोज़ भी लीक हुई, वो भी आपने देखी कि किस तरह जो है वो पर्सनल कॉन्टैक्ट से उनकी जो फैक्ट्रीज़, मिल्स थी और जो इस तरह फैक्ट्री चल रही थी या उनको जो भी चाहिए था, प्लांट था, वो इंडिया से आ रहा था। तो ये सिर्फ़ हुक्मरानों के लिए क्यों है? ये आम आवाम के लिए भी होना चाहिए। जब आम आवाम जो है इंडिया के साथ बिज़नेस करे, यहाँ की बनी हुई चीज़ें वहाँ पर जाएँ। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो पाकिस्तान की बैकबोन हुआ करती थी इकोनॉमी वाइज़। लेकिन आज जो सिचुएशन है, हम अपने एग्रीकल्चर को या अपनी जो इस सेक्टर में चीज़ें एनहांस करने के लिए उसको भी जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ी मुझे दुःख होता है जब मैं ये देखती हूँ कि यार हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ही आगे नहीं लेके जा सके। तो इस तरह की बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, अगर हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना है तो हमें खुदारा इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। और जिस तरह हुक्मरानों के ताल्लुकात तो बेहतर है, पर्सन टू पर्सन बेहतर है, लेकिन आम आवाम के भी तो होने चाहिए ताकि बिज़नेस जो है वो आगे परवान चढ़ सके। पर्सनल एग्ज़ाम्पल मैं अपने घर की ही एग्ज़ाम्पल दूँगी कि मेरे रिलेटिव्स हैं। 2019 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, उसके बाद 2019 में बहुत ट्रेड जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले अ, उनकी जो बिज़नेस था, उनके साथ चल रहा था, मतलब इंडिया में लोगों के साथ चल रहा था बिज़नेस। और जब 2019 में ये सारा सर्कमस्टांसेस हुए और कुछ ट्रेड हो गई कश्मीर के नाम पर, जो ट्रेड वगैरह बंद कर दी गई, उससे काफ़ी नुकसान हुआ, मतलब बिज़नेसेस लोगों के लिटरली बंद हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब जब सीट पर बैठे थे तो इंडिया के खिलाफ जो है वो बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज जब वो सीट से उतर गए तो जो है वो इंडिया जो है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, इंडिया की जो है पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो है वो लीडरशिप पे बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं और रियलिटी भी यही है। आम आवाम की अगर बात की जाए, अब जो थॉट प्रोसेस है अवाम का, वो चेंज होता जा रहा है। वो इस तरह चेंज होता जा रहा है, अब जो सोशल मीडिया यानी कि हम जैसे यूट्यूबर्स हैं और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं, मैं एप्रिशिएट करती हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पॉजिटिविटी का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचा रहे हैं। तो मैंने काफ़ी यंग यूथ को यहाँ पर देखा कि अब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे मिनिस्टर वो पाकिस्तान में चाहते हैं ताकि हमारा मुल्क भी ग्रो कर सके। जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क की पॉलिसी बनाई, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की भी उस तरह की पॉलिसी बने ताकि पाकिस्तान भी जो है वो ग्रो करे। इसकी मिसाल ऐसे है कि अब हमारे जो बिलावल भुट्टो हैं, नेक्स्ट मंथ आपकी तरफ आ रहे हैं, तो अच्छे से इस्तकबाल कीजिएगा। और लेकिन आपके डॉक्टर एस जे शंकर ने उनको इनकार कर दिया है। क्या कहेंगे सर? आप भी बताइएगा कि एक कदम आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ कदम पीछे कर लिया जाता है। क्या कहेंगे आप? इसमें तो हम क्या ही कह सकते हैं, ये तो शाला जी ने इसका बहुत अच्छा जवाब दे दिया था। बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि देखिए, एक ये पैटर्न तो चल रहा है कि अगर कोई भी एक इनिशिएटिव ली जाती है तो उधर से कुछ एक डिस्ट्रक्टिव सैबोटाज वाली एक्टिविटी हो जाती है। कि अगर आप जैसे नरेंद्र मोदी जी आएंगे, अगर यहाँ पे इन्होंने बहुत करेजियस स्टेप लिया था, सीधा लाहौर उतर गए थे, और उतनी ही करेजियस स्टेप नवाज शरीफ ने लिया था। क्योंकि मैं इस चैनल पे पॉलिटिकल मैसेजेस नहीं देना चाहता, हम के हमारे लिए इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, या आपका इंटरनल मैटर है, सब बराबर है। तो ना हम पीटीआई का फेवर करते हैं, ना हम बस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फेवर करते हैं, ना हम हमारे लिए सब सेम है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिया था मोदी जी ने, वो बहुत करेजियस इनिशिएटिव था, और नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत करेजियस बोल्ड इनिशिएटिव लिया था कि वो इसको ले जाना चाहते थे आगे। बट अनफॉर्चुनेटली एक ये पैटर्न है। अब ये पैटर्न क्यों है, इसको आंसर करना बड़ा मुश्किल है। कि क्या आपके यहाँ पे, हमारा ऐसा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट हमारे यहाँ ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो इतने पावरफुल हैं कि स्टेट उनकी रिट उन पे चलती नहीं है। तो वो अगर स्टेट एक कदम पॉजिटिव लेना भी चाह रहा, अब जैसे आप देख लें, एक समय होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ करना चाहती थी तो आर्मी सैबोटाज करती थी। आज ये हो रहा है कि आर्मी कुछ करना चाह रही है तो पॉलिटिकल पार्टी सैबोटाज कर रही हैं। जैसे अभी जनरल का बाजवा का स्टेटमेंट आया, जब उन्होंने कहा कि भाई वी कांट फाइट, सो लेट्स नॉट फाइट, and therefore it is imperative that we should go for friendly relationship। तो शायद फिर उसके बाद डोभाल साहब से मुलाकात भी हुई थी 2 साल पहले यूएई में, और ये सब बातें हो रही थी। बट एनीवेज, पॉइंट ये है कि मेरा इस पे यही कहना है कि पाकिस्तान नीड्स टू हैव अ ग्रिप। और मुझे लगता है कि हमारे आपके बीच के दोस्ती का रास्ता
ना तो पॉलिटिकल पार्टीज को गाली देने से जाएगा, ना तो मिलिट्री को गाली से देने से जाएगा। आपकी और हमारी दोस्ती का रास्ता आपके टेक्स्ट बुक से होके आता है, और वो टेक्स्ट बुक जो आप क्लास 1 टू 10 पढ़ा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। दैट इज वेयर द फॉर्मेटिव स्टेज। जब एक बच्चा पैदा होता है, उसको क्या पता है वो पाकिस्तानी है कि जर्मन है? आप उसको दिमाग और जहन में क्या डाल रहे हैं, और इस एज में डाल रहे हैं कि उसका फॉर्मेटिव ईयर जब खत्म हो जाए तो वो कहने लगे कि ये हम तो इनसे नफरत करते हैं। तो वो एक मेरा मेरा ये मानना है कि जब तक स्कूलों में आपके यहाँ पे टेक्स्ट बुक के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल नहीं होगा, और उसको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली किताब और फैक्चुअली एक्यूरेट किताब नहीं बनाएंगे, ये कह देना कि हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, हुक्मरान भी हम ही आप बनेंगे, और कौन बनेगा हुक्मरान? और जनता अलग है, हुक्मरान अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है। किसी पॉलिटिशियन पे आप डेमोक्रेसी भी चाहते हैं, पॉलिटिशियंस को गाली भी दें, ये भी नहीं चलेगा। तो मगर ये है कि वो वही बोलेंगे जो जनता सुनना चाहती है। तो लोगों की प्रॉब्लम ये है, पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम ये होती है कि उनको वोट चाहिए, वोट वही देंगे उनको जो जनता सुनना चाहती है। तो अगर जनता में नफरत है तो वो नफरत देंगे। बट एनीवेज, तो मेरा ये कहना है कि स्कूलों में आपको झांकना पड़ेगा, अपनी टेक्स्ट बुक्स में झांकना पड़ेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों को। कौन सी जहनीत तैयार कर रहे हैं आप? क्या वो दुनिया के साथ कंपैटिबल है? क्योंकि एक समय था जब आइडेंटिटी एम्पायर्स रिलीजन के नाम पे बना करते थे। रोमन एम्पायर हो गया, जो भी एम्पायर्स बने, ऑटोमन एम्पायर, ये सब रिलीजन से इन्होंने अपनी सैंक्टिटी ली। आज रिलीजियस आइडेंटिटी मैटर ही नहीं करती है, आज इंडिविजुअल आइडेंटिटी मैटर करती है। ह्यूमन राइट्स का जमाना है, ठीक है ना? इंसानी राइट से अगर आपके रिलीजियस राइट में कॉन्फ्लिक्ट है तो रिलीजियस राइट को पीछे हटना पड़ता है, इंसानी राइट को आगे आना, मतलब ह्यूमन राइट्स प्रिवेल्स ओवर ऑल अदर राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स एक थॉट प्रोसेस है, ये इन्हीं से आया है। इनको अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज बेसिकली द डिस्टिलेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द रिलीजियस क्लैमर। तो वो एक फैक्टर है। तो मेरा ये लगता है कि स्कूल बुक में आप नहीं झांकेंगी तो आप कह लें कि हम ट्रेड कर लें, हम आपको ट्रेड करें। हमारे यहाँ परसेप्शन है कि हम ट्रेड करेंगे, आप कमाएंगे, फिर उससे इंटरने आप टेररिस्ट बनाएंगे और हम ही को मरवाएंगे। तो वो ट्रेड ऐसे नहीं बन जाएगी, क्योंकि एक परसेप्शन ये बन चुकी है कि अगर हम आपको ट्रेड करा दें, आप अगर रिच हो जाएं, तो कल को आप सबसे पहले हमें ही खाने आएंगे, क्योंकि आप कहेंगे ये तो काफिर लोग हैं, इनको तो मरना ही है, तो गजवाई कर डालो। इस टाइप का परसेप्शन है। और जब तक ये नहीं क्लियर होगी, तब तक मेरे ख्याल से चीजें होंगी नहीं उतनी अच्छी। और आपने बहुत सही, जैसे आपने कहा कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और शैला जी ने उसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर दिया था जो आप कह रही हैं। तो आप दोनों लोग की बातें तो बहुत वेलकमिंग है। शाला जी, ये बताइए कि ये जो रिश्ते हैं ये कैसे अच्छे सुधर सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए? अभी निबाहा जी ने ट्रेड की बात की। मुझे ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं लगती कि इंडिया और पाकिस्तान की भी ट्रेड हो जाएगी तो सब ठीक हो जाए। इतना रायता फैलाया हुआ है, उसको इकट्ठा करने में कई साल लग जाएँगे। ट्रेड होना ना होना, पहले इंडिया से मिल रहा था तब भी खा रहे थे, अब अगर वही चीज़ दुबई के रास्ते से आ रही है, हम तो खा ही रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं तो कम में एक खा रहे हैं। और जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया को ज़रूरत नहीं है, हमें ही ज़रूरत है, तो मैं चीज़ क्लियर कर लूँ। अगर इंडिया की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर मैं देखूँ तो इंडिया की जो इम्पोर्ट है आज भी उनकी एक्सपोर्ट से कई गुना ज़्यादा, मतलब इंडिया को चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम जो है अगर वो चीज़ें, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हम उन्हें पूरा करते हैं और उनको माल बेचते हैं तो 2 पैसा हम भी कमाएँगे, हमारे मुल्क की इंडस्ट्री चलेगी। और ये चीज़ का हमें इशारा उन्हीं की तरफ से मिला था। मोदी सरकार ने खुद बोला था कि हम गरीबी खत्म करते हैं, तुम्हारे यहाँ भी नौजवान हैं, हमारे यहाँ नौजवान हैं, आओ हाथ मिलाते हैं इस जंग में। हाथ मिलाना मतलब वो ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ कोई बायलैटरल करो, कोई ट्रेड करो, हमें ज़रूरत, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया को बहुत ज़रूरत है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। और ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान उन्हें दे सकता है, और वो भी बाहर के मुल्क से मंगवा रहे हैं। उनके यहाँ भी महँगाई बढ़ी है, क्योंकि जब 2 देश एक चीज़ को एक दिन में एक दूसरे मुल्क में पहुँचा सकते हैं, वही शिपमेंट करा के एलसी खुलवा के आना, वो बहुत उनको भी प्रॉब्लम है। ये चीज़ों की तो ट्रेड मसला नहीं है, मैं इसका मसला ये है कि दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है। बस प्रॉब्लम सारी ये है, जो उनके जो दुश्मन है वो हमारे दोस्त है। तो फिर उनके साथ हाथ कभी नहीं मिलाया जा सकता। या तो फिर आपको एक को चुनना है और दूसरे को बोलो कि हमने उसको दोस्त चुन लिया, अगर वो इंडिया का दुश्मन है ना, तो मेरे भी तुम दुश्मन से ही। या फिर अगर इंडिया तुमसे बात नहीं करेगा तो हम तुमसे सिर्फ एक, कहते हैं ना, सियासी लेवल के आपके साथ ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन दोस्ताना ताल्लुकात नहीं। हमारा ये है कि अगर चाइना और इंडिया के आपस में इतनी नहीं लगती, सबको पता है, हम उसको अपना अब्बा बना के बैठे हुए हैं।
चाइना की दोस्ती, हमारे यहाँ मैं अक्सर लाहौर में जाती हूँ, तो चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड कोट्स लिखे होते हैं। तो जब एक हमें इंडिया पहले करीब होना चाहिए, चाइना बाद में होना चाहिए। उसके बाद जो लश्कर-ए-तैयबा हो गया, जैश-ए-मोहम्मद हो गया, और भी पता नहीं कौन-कौन सी तंज़ीमें हैं जो इंडिया में बहुत बड़े कांड करके आ चुकी हैं। उनकी जो एजेंसीज़ बताती हैं, वो कहती हैं ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे रह रहे हैं। अगर ये यहाँ पे रह रहे हैं और मैं इंडिया से दोस्ती करना चाहूँगी, मैं उनको बोलूँगी मैं आपके लिए सर्च ऑपरेशन करती हूँ। अगर आपका अपराधी मेरे मुल्क में है तो मैं आपके हवाले करूँगी उसको। ये होती है दोस्ती। ट्रेड से कुछ भी नहीं होने वाला। दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मार्केट, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और वैसे भी हमें गरीब देश है, हमें एड भी मिलती है, हमें सस्ता चीज़ भी मिलती है। रशिया ने भी बोला चलो आपको सस्ते में दे देंगे। इंडिया जितना रेट तो नहीं, सस्ते में दे देंगे। तो हमें जो है ना अपना जो हमने एक जो ये रिकॉर्ड अपने बनाया हुआ है ना, इसको सबसे पहले साफ करना पड़ेगा। कहते हैं ना हमारे थोड़े से ये जो माज़ी में हमने किया, जो हम करंट कर रहे हैं या जो हम फ्यूचर इंडिया को लेके प्लान कर रहे हैं ना, इससे इंडिया तो जैसे-तैसे करके निकल ही जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, हम कहते हैं इंडिया के पास 15 लाख की आर्मी है, एक्टिवली ये 14 लाख की है, इसके बराबर ही है। हमने क्या किया, उनको ख़त्म करने के लिए 22 करोड़ अवाम को फ़ौजी बना दिया। फ़ौजी का क्या काम होता है? दुश्मन के खिलाफ लड़ना। हमारे वो फ़ौजी हैं जो ज़हन से तो लड़ना चाहते हैं लेकिन हाथ में हथियार नहीं है। तो जब फ़ौजी के हाथ से हथियार गिर जाता है तो वो मौत उसके गले पे आती है। तो हमने अपने बच्चों को इतना रेडिकलाइज़ कर दिया, इतना रेडिकलाइज़ कि ना वो इंडिया जाना चाहते हैं, ना वो इंडिया की पॉलिटिक्स को समझ सके हैं, ना वो उस कल्चर को समझ सकते हैं जो इनकी रूट्स में है। तो ये बर्बादी है। बहुत से पाकिस्तानी कहते हैं ट्रेड खुल जाए, मैं कहती हूँ नहीं यार, जो आप अपने सबसे पहले रैकेट तो देखो, वो तो देखो क्या किया हुआ है, उसको तो साफ करो, फिर कोई हालात बनेंगे। और ये तब तक हो ही नहीं सकता। हमें, अगर मेरा मानना ये है, और मैं जितनी भी बातें करती हूँ ये मैं अपने तौर पे करती हूँ और मैं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल हूँ जो मैं कहती हूँ। अगर मुझे इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने हैं और मैं कहती हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जी मुझसे बात करें, मेरे वीज़ाज़ के ऊपर इंडिया की पासपोर्ट पे इंडिया की मोहर लग जाए, तो मुझे सबसे पहले उन आतंकियों को उनके हवाले करना पड़ेगा जिन्होंने वहाँ के नौजवानों को जानों के साथ खेला। और इंडिया के लिए जैसे आपने कहा कि देश सब है, ये मैंने प्रैक्टिकली इसको ऑब्ज़र्व किया है। जब इंडियन लोगों के सामने माँ का नाम लिया जाता है और धरती के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है, अगर 2 लाख की ऑडियंस है वो बैठ के रो रही है। मतलब वो इतने सेंसिटिव है उस चीज़ को लेके, तो जो वो माँगती है दे दो ना उनको, लड़ाई खत्म। मत अटैक करो उस चीज़ पे जो उनको बहुत कनेक्ट करती है। अगर मुझे मेरे घर वाले मेरे बहुत करीब हैं और मेरा कोई जितना सगा है, अगर उनको टॉर्चर करेगा, मैं मुँह भी नहीं लगाना पसंद करूँगी। कि भाई निकल, तू कौन है? मेरे लिए वो ज़रूरी है। तो इंडियंस लोगों के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, हमें उनको वो दे देना चाहिए और फिर जो हमें चाहिए, हमें मिल जाएगा। पहले दें तो सही ना, लेने की क्यों बात करते हैं? बिल्कुल, आप जब बोली थी तो लग रहा था कि इसको रुकना नहीं चाहिए, ये तो कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। और ये मानना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि आई वाज़ टॉकिंग टू अ मेयर ग्रेजुएट। तो हुँ, इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट विद अ अनएम्बिगुअस एक्सप्रेशन, तो आई हुँ। मस्ट कांग्रेचुलेट यू दैट यू आर बेसिकली टचिंग द जो कॉर्ड है इंडियन थॉट प्रोसेस का, वो यही है। जो आप कह रही हैं वही इंडिया कहता है। एक और चीज़ मैं बताऊँगी, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, जिसमें मैं कह रही थी मुझे बहुत हेट मिल रही है और मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फिर अभी 2 दिन पहले रात को मैं एक बुक पढ़ी थी, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने मुझे भेजी थी। पढ़ते-पढ़ते मैंने उसको बंद किया, वो पाकिस्तान से रिलेटेड की थी। मैंने आँख बंद की, मैंने कहा, मैंने खुद में सोचा कि यार मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ? मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा गुस्सा अपनों पे ही किया जाता है। परायों से क्या लेना-देना मुझे? तो अगर वो मुझे अपना समझते हैं तो मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा अगर मैं उनका इतना प्यार मुझे मिलता है, तो अगर उनकी नाराज़गी है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, वो सबसे तो नहीं कह सकते, मैं उनको रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ पाकिस्तान को, तो अपनी जो शिकायत है, अपना गुस्सा है, मेरे पे ही उतारेंगे। एंड यू नो कोई भी पाकिस्तानी उनके सामने जाएगा, वो उन्हीं पे उतारे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने फिर खुद को ये कहा कि इसका ये मतलब नहीं है वो मुझसे नफ़रत करते हैं, वो मेरी स्टेट से रिलेटेड मुझसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है? तो हमारे यहाँ शहादतें होना दहशतगर्दी को लेके, क्योंकि इसमें हम ये कहेंगे कि इमरान खान साहब ने भी अक्सर कहा है कि हमने तालिबान तैयार किए।
वो लोग आज उनको जब पैसा नहीं मिलता तो वो हमें काट के खा रहे हैं या मार रहे हैं। लेकिन जब चीज़ इंडिया में होती है और उसका लिंक पाकिस्तान से होता है तो फिर वो सवाल उठाते हैं कि आप हमारे मुल्क नहीं आते हो, आप हमारे साथ लेन-देन नहीं करते हो, आप अपने बच्चों को हमारे खिलाफ जो है वर्गलाते हो, और तीसरा चौथा ये सब करने के बाद अगर आप बॉर्डर में घुसपैठ करके फिर हमारे वर्दी वालों के साथ भी छेड़छाड़ करते हो, तो काहे की दोस्ती फिर? तो मैं कहती हूँ वो बहुत ज़्यादा इंडियंस, आप हैं कोई भी है, इमोशनली कनेक्टेड लोग हैं, आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएं। इमोशनली कनेक्ट होने के लिए दिल का पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। ये दिल जो है ना, इसके कालक हटा के कनेक्ट हो ना, फिर मैं देखती हूँ हमसे और उनसे बड़ी पावर कोई भी नहीं होगा। और ये जो 100 साल का फ़र्क है ना, अगर आपके थामने वाला हाथ मजबूत हो ना, आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना, वो आपको खींच के अपनी ताकत से मंजिल तक ले जाता है। तो मैं तो शाइला जी, मेरी शाइला जी, दिल्ली बेईमान हो तो क्या करें? तो बस ये है ना, मुझे कभी कोई गिला नहीं है इंडिया से। मैं कहती हूँ अच्छे लोग हैं, दिल दिल से दिल को कनेक्ट करती हैं। हर कहते हैं ना, हम बचपन से सुनते थे कि दिल से हिंदुस्तानी खराब। दिल वाले होते हैं। अब मुझे पता चलता है वो हर चीज़ दिल से सोचते हैं, यहाँ से नहीं सोचते। अगर यहाँ से सोचते होते तो आज शायद 8-10 मुल्क इंडिया ने कब्जा करके रखे होते। नहीं जाते किसी की तरफ। ये आप चीज़ मैं समझ पाई हूँ 1 साल में। आप मोर ऑफन बोला कीजिए। मेरे ख्याल से आप कई प्रोफेसर से अच्छा बोल लेती हैं विदाउट पीएचडी। दैट्स वंडरफुल। एंड थैंक यू। नो, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, बिकॉज कि मैं नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो हुँ, पता चल जाती है, जिसे आप हुँ, कहते हैं कि टैलेंट, सो यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन स्निफ इट आउट। सो हुँ, कंटिन्यू विद दिस पाथ। आई थिंक आपका आपका बड़ा रोल होना चाहिए। यू कैन डू हुँ, अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज यू हैव दैट क्लैरिटी कि आप, जो मुझे लगता है कि आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये बात नहीं समझ रहे हैं जो बात आप कह रही हैं, एंड इट इज सिंपल एज दैट। आई मीन आई एम अमेज्ड कि इतनी सिंपलिसिटी के साथ आप इतनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही हैं, और आपके बड़े बड़े जो स्ट्रेटेजिक राइटर हैं उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है। दिस सिंपली बैम्बूजल्स मी, और सिंपली बैफल्स मी कि ऐसा ये हो क्यों रहा है, कि अगर आप ये क्या बात कह रही, मुझे ये बात, इट स्ट्राइक्स मी कि ये एक पाकिस्तानी की तरफ से आ रही है और हम इसको सोच नहीं पाते। दूसरी चीज आपने जो कही कि हेट्रेड आ रही है, आपके करीब 40,000 व्यू होते हैं, उसमें से 10 15 20 25 मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं होते जो आपको ये सब लिख के जाते हैं। वो इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। और वो कौन लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, शायद वो आपके काम को, इसलिए नहीं कि वो आपसे नफरत कर रहा है, वो आपके काम को डिरेल करना चाह रहा है। तो इसलिए अगर 40,000 में से, अगर आपको मान लें कि मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं, तो उसमें तो 300 होते हैं, उसमें ज्यादातर कमेंट होते हैं शैला बहन, शैला बहन, शैला बहन। उसमें से 50-60 कमेंट बिल्कुल ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ये तो फलाना है ढिमकाना है, लेकिन वो कौन है? और फिर 40,000 में 50, इसकी तो कोई नहीं। आपका नंबर अगर बढ़ रहा है 2 साल में, अगर आप ग्रो करते जा रहे हो, जैसे रिबाहा जी हो गई या आप हो गए, अगर आपका नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपसे जुड़ने वाले, प्यार करने वाले ज्यादा हैं, मगर चूंकि सामने वही आ रहा है जो आपसे नफरत करता है। ये दिस इज अ प्रॉब्लम ना, वी आर बेसिकली ह्यूमंस की प्रॉब्लम एक ये है ना, वी आर नॉट मेटाफिजिकल इन आवर अप्रोच। मैं यहाँ पे कुछ चीजें नहीं बोलूंगा, आप समझ जाएं तो बेहतर है। जब तक आप मेटाफिजिकल अप्रोच नहीं लेंगे और लिटरल अप्रोच लेंगे, लिटरल मतलब जो दिख रहा है उस हिसाब से आप रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप ना चीजों में गच्चा खाएंगे, आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। मेटाफिजिकल मीन्स टू 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 सी बियॉन्ड विजिबिलिटी। जो इंसान नहीं देख सकता वही एग्जिस्ट करता है। जैसे अभी आप और मेरे दिल में क्या है ये तो आप नहीं देख सकती, बट दैट इज द रियलिटी। The reality is not what you perceive, the reality is that what you cannot perceive now. So ये जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ह्यूमन को मेटाफिजिकल अप्रोच लेना चाहिए, फिलोसॉफिकल अप्रोच लेनी चाहिए अपनी लाइफ में चीजों को अच्छे से समझने के लिए। तो हम लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो रिबाहा जी से लेंगे। रिबाहा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आप आज के जो दोनों तरफ के यूथ हैं, इंडिया के और पाकिस्तान के, कि किस तरीके से हम पॉजिटिव मैसेज को बढ़ाएं एक दूसरे के लिए, ताकि हमारे दोनों देशों के बीच में, दोनों मुल्कों के बीच में एक अच्छे संबंध बहाल हो सकें। सबसे पहले अपने निसाब को बेहतर करना चाहिए हमें, जिससे हम जो है वो पॉजिटिव और रिलेशन बेहतर करने की तरफ जो है वो जाएंगे। और जब निसाब बेहतर हो जाएगा, जैसे आपने अभी बात की थी कि निसाब 1st से लेकर 10th तक जो निसाब पढ़ाया जाता है मुतालिया पाकिस्तान में, तो उस पर जो है वो काफ़ी जो है वो जब
मैंने पढ़ा था तो मेरी थॉट कुछ और थी, जब मैंने रियलिटी देखी वो थॉट कुछ और थी। तो सबसे पहले तो निसाब को बेहतर करना चाहिए और चीज़ों को रियलिटी वाइज दिखाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे ही हमारी जो यंग यूथ है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। जब निसाब में ही जो मतलब पढ़ने वाली चीज़ ही है उसको गलत पढ़ाई जाएगी तो चीज़ें किस तरह स्टेबल होंगी या रिलेशन कैसे बेहतर होंगे। तो पॉजिटिव रखने के लिए निसाब को भी या एजुकेशन सिस्टम को भी पॉजिटिव करना होगा और रियलिटी बेस करना होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। चलिए, ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत से दर्शक ये समझते हैं कि इस तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे लोग रहते हैं जो बम बाँध के ब फटने के लिए बने हुए हैं। ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आप ये न्यूज़ में ज़रूर सुनते हैं कि फलाना आतंकवादी वो पाकिस्तान से था, फलाना आतंकवादी पाकिस्तान से था, लेकिन उसी पाकिस्तान में शायला और रिबाहा जैसे लोग रहते हैं जो इतने ब्राइट हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में चीज़ों को बदलेगी। और आज की बात सुनने के बाद दोनों लोगों से मुझे ये मेरी जो असली परसेप्शन थी पाकिस्तान के बारे में बहुत हद तक चेंज हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शकों को भी चेंज होगी। अच्छा, मैंने एक शुरू में मैं गलती की है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने कहा कि ये तक्षशिला विधि टॉक्स का प्रोडक्शन है। ये बेसिकली शायला जी का प्रोडक्शन है, अभिषेक जी का प्रोडक्शन है, रिबाहा जी का प्रोडक्शन है। तो ये हम तीनों लोग के चैनल पे एक साथ जाएगा और कोई ये इसलिए नहीं है कि हमें डॉलर चाहिए। अ, हमें जो चाहिए वो ये कि आप पॉज़िटिव रहें, एक-दूसरे को समझें, एक-दूसरे के करीब आएँ। डॉलर हम कहीं और से भी कमा लेंगे। बोथ ऑफ अस ऑल ऑफ अस आर टैलेंटेड। तो आप देखें, एक-दूसरे को समझें और हमारे हाथों को स्ट्रॉन्ग करें, हमारे हाथों को हमारे विचारों को स्ट्रॉन्ग करें। 100 में से अगर 10 लोग खराब हैं, तो 90 अच्छे हैं और हर बात समझाई जा सकती है। ये ज़माना जैसे मोदी जी ने कहा, ये युद्ध का युग नहीं है। दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज़ एन एरा ऑफ डायलॉग, पीस एंड टॉक्स, जिससे कि सारी चीज़ें समझती हैं। और शायला जी को सुनने के बाद और रिबाहा जी को सुनने के बाद तो मुझे काफ़ी उम्मीद बढ़ी है। और ऑन दिस ग्लोरियस एंड पॉजिटिव नोट मैं अपने सभी दर्शकों को कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। फिर अगले प्रोडक्शन में ऐसे जॉइंट प्रोडक्शंस हम करते रहेंगे और हमारा प्रोडक्शन ये रहेगा कि हमारा पर्पज़ ये रहेगा कि हम जो सोचते हैं, उस पे हम आगे बढ़ते रहें। थैंक यू शायला जी फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम विद मी and thank you Ribaha ji for giving your presentation to me. Thank you so much.